नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की और वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा बढ़ रही है उसके पीछे की असली वजह क्या है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरी बातचीत है ये दिसंबर 2025 तक की रिपोर्टिंग पर आधारित है। स्क्रीन पर एक नंबर है 2442। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। पर सवाल ये है कि ये कहानी किसकी है और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए इस नंबर का क्या मतलब है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये हिंसा शुरू कैसे हुई, इसके पीछे कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था, उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, और हाँ, इसमें संपत्ति और भेदभाव का क्या रोल था, और आखिर में देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरे संकट की जड़ें असल में एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल में छिपी हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो हुआ ये कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिर गई और बस यहीं से अस्थिरता का एक लंबा दौर शुरू हो गया। देखिए, अगस्त 2024 से लेकर जून 2025 तक हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती गई और फिर दिसंबर 2025 में मयमन सिंह में जो हुआ उसने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। अब देखिए, जब भी किसी देश में एक मजबूत सरकार अचानक से गिर जाती है तो क्या होता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति एकदम से कमजोर पड़ जाती है। बांग्लादेश में भी बिल्कुल यही हुआ और इस पावर वैक्यूम ने, इस राजनीतिक खालीपन ने अल्पसंख्यकों को बहुत ज्यादा असुरक्षित बना दिया। और इस हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी राजनीतिक बदला। देखिए, ऐसा माना जाता था कि हिंदू समुदाय पिछली सरकार यानी अवामी लीग का समर्थक है, तो जैसे ही सत्ता बदली वो सीधे निशाने पर आ गए। तो सवाल ये उठता है कि इस राजनीतिक खालीपन का फायदा आखिर उठाया किसने, कौन थे वो लोग जो इसी मौके की ताक में बैठे थे। इस पूरे उथल पुथल के बीच में दो नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए, जमाते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम। जब अंतरिम सरकार का दौर चल रहा था तो इन कट्टरपंथी समूहों को अपनी जड़ें जमाने का, अपना असर बढ़ाने का पूरा मौका मिल गया और देखते ही देखते ये पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ये समूह आखिर करते क्या हैं, इनका तरीका क्या है। देखिए, ये भारत विरोधी भावनाओं को भड़काते हैं। ये वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को भारत का एजेंट या भारत का वफादार बताकर उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाते हैं और इसी नफरत की आड़ में हिंसा को सही ठहराया जाता है। चलिए अब उन तरीकों पर भी एक नज़र डालते हैं जिनका इस्तेमाल करके भीड़ को उकसाया गया और ये हमले किए गए। एक शब्द है जो इस पूरी हिंसा में आपको बार बार सुनाई देगा, ईश निंदा। वैसे तो इसका सीधा मतलब है ईश्वर का अपमान करना, लेकिन यहाँ इसे एक बहुत ही खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और ये काम कैसे करता है, इसकी एक पूरी पाइपलाइन है, एक पूरा तरीका है, 3 स्टेप्स में। पहला, किसी पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगा दो। दूसरा, उसी आरोप को इस्तेमाल करके भीड़ को भड़काओ, उन्हें इकट्ठा करो। और तीसरा, बस वो गुस्साई भीड़ अपना काम कर देती है, एक हिंसक हमला। और ये कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। दिसंबर 2025 में मयमन सिंह में ठीक यही हुआ था। एक हिंदू व्यक्ति पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया गया और भीड़ ने उसकी जान ले ली। लेकिन ये हिंसा सिर्फ मारपीट या शारीरिक हमलों तक ही सीमित नहीं थी। इसका एक और पहलू है, आर्थिक और सामाजिक, और वो भी उतना ही भयानक है। अक्सर इस तरह की हिंसा के पीछे लालच भी होता है, जमीन का, संपत्ति का। होता यह है कि जो हिंदू परिवार पीढ़ियों से अपनी जमीन पर रह रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। सांप्रदायिक हिंसा का एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है ताकि उन्हें डराकर भगाया जा सके और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। और मानवाधिकार की जो रिपोर्टें हैं वो भेदभाव की और भी कई तस्वीरें दिखाती हैं, जैसे हिंदू शिक्षकों को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना, मंदिरों में तोड़फोड़ करना और धार्मिक मूर्तियों को तोड़ना। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस पूरे संकट के आंकड़े क्या कहते हैं और दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आया। याद है वो नंबर जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी, 2442? अब हम जानते हैं कि ये नंबर क्या है। अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतनी हिंसक घटनाएं दर्ज की गई, 2442 घटनाएं।
बांग्लादेश में जो हो रहा था उसकी आंच पड़ोसी देश भारत तक भी पहुंची। दिसंबर 2025 तक भारत ने न सिर्फ डिप्लोमैटिक लेवल पर मतलब राजनयिक स्तर पर अपना विरोध जताया, बल्कि भारत की सड़कों पर भी लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला। तो ये पूरा विश्लेषण हमें कुछ बहुत ही गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाता है। इस अस्थिरता का भविष्य क्या होगा? और बांग्लादेश में जो ये आग लगी है, क्या ये पूरे दक्षिण एशिया की शांति को अपनी चपेट में ले लेगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब खोजना आज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।